हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा नेपोलियनिक ईरा का छठा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे डिक्लाइन ऑफ नेपोलियनिक ईरा, यानी कि नेपोलियन युग का पतन कैसे कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कारण थे जिसके कारण नेपोलियन का पतन होता है। तो ये डिक्लाइन ऑफ नेपोलियनिक ईरा यानी कि उसके युग का पतन कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो नेपोलियन के सैनिक अभियानों के साथ फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श एवं मूल्यों का विस्तार यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। तो जो नेपोलियन जो भी सैनिक अभियान करता था तो उससे क्या होता था, मतलब कभी मॉस्को पे अटैक कर रहा है, कभी पुर्तगाल, कभी स्पेन, उधर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसिया यानी कि प्रसा यानी कि पूरा तहलका मचा के रखे हुआ था। तो उससे क्या हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श था, जो भी आइडियोलॉजी था फ्रांसीसी क्रांति का, जो उसका थॉट था, वो पूरे यूरोप में फैलते चला गया नेपोलियन के साथ साथ। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, रिजल्ट इसका ये निकला कि नेपोलियन विजित देशों में राजनैतिक जागरूकता के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी विकास हुआ। यानी कि नेपोलियन जिस जिस देश को जीतता था वहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से तो पॉलिटिकल राइज हुआ ही, मतलब राजनीतिक जागरूकता, उसके साथ साथ नेशनलिज्म का भी राइज हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म भी वहाँ पे हुआ। अब रूस में नेपोलियन की असफलता एवं दुर्गति से जर्मनी में फ्रांस के नियंत्रण से मुक्त होने की भावना पनपने लगी। तो नेपोलियन जो मॉस्को पे अभियान करता है जहाँ से वो हार जाता है, तो क्या होता है कि जब भी एक पक्ष कमजोर होता है ना, तो दूसरा पक्ष अपने आप मजबूत होने का कोशिश करने लगता है। यानी कि दूसरा जो भी उसका अपोजिशन है वो चाहता है कि हम स्ट्रांग बने। तो नेपोलियन जब मॉस्को में हारता है तो जर्मनी जो है, जिसपे नेपोलियन का उस टाइम नियंत्रण था, तो वो वहाँ के लोग या जर्मनी एक तरह से फ्रांस से अब मुक्त होना चाहता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मार्च 1813 में प्रसा ने फ्रांस से युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि प्रसा जो है अनाउंस करता है कि हम लोग अब फ्रांस से युद्ध करेंगे। मई 1813 में नेपोलियन ने लुटजेन एवं बोर्डजेन के युद्धों में प्रसा और रूस की सेना को पराजित किया। यानी कि लुटजेन के युद्ध जो हुआ उसमें प्रसा को पराजित किया और बोर्डजेन के युद्ध में रूस को पराजित किया, यानी कि रूस की सेना को पराजित किया। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मैटरनिक ने दोनों पक्षों को संधि हेतु युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा, जिसे नेपोलियन ने स्वीकार करके बड़ी भूल कर दी, क्योंकि युद्ध जारी रखकर प्रसा को और हानि पहुंचाया जा सकता था। तो जो जब युद्ध चल रहा था तो ऑस्ट्रिया का जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था मैटरनिक, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे अगले चैप्टर्स में, तो वो क्या करता है, एक तरह से प्रस्ताव भेजता है युद्ध विराम का, यानी कि संधि टाइप का पैक्ट जो होता है भेजता है कि हाँ आप युद्ध को रोक दीजिए। और नेपोलियन एक तरह से बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे लेता है, गलती कर देता है डिसीजन लेने में, कि वो युद्ध को रोक देता है। अगर वो युद्ध को जारी रखता तो प्रसा को चाहता तो और ज़्यादा डैमेज कर सकता था, जिसके कारण प्रसा जो है फ्यूचर में तो कम से कम कुछ साल तक तो आंख उठा कर देखता भी नहीं उसके तरफ। लेकिन ये गलती कर दिया नेपोलियन। आगे क्या होता है, जब मैटरनिक ने संधि के शर्त को नेपोलियन के सामने रखा, पहले तो संधि भेज दिया, यानी कि पैक्ट जो है उसके पास मतलब बात पहुंचा कि हाँ रोक दीजिए, तो रोक दिया। लेकिन जब संधि का शर्त यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन जब नेपोलियन के सामने आया, तो नेपोलियन क्या करता है, उस संधि के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। अब ये फिर दूसरा गलती कर देता है, जब पहले गलती कर ही दिया था तो दूसरी बार नहीं करना था, लेकिन अब वो कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। परिणाम यह निकला कि ऑस्ट्रिया ने भी युद्ध की घोषणा करते हुए प्रसा एवं रूस के साथ गुट निर्मित कर लिया। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो प्रस्ताव भेजा अब ये माना नहीं, तो ऑस्ट्रिया अब उनके गुट में जाके शामिल हो गया और ऑस्ट्रिया, प्रसिया और रसिया एक साथ हो गए। प्रसा ऑस्ट्रिया रूस निर्मित गुट में इंग्लैंड एवं स्वीडन भी शीघ्र ही जुड़ गया, यानी कि इंग्लैंड और स्वीडन भी उनके ग्रुप को जल्दी ही ज्वाइन कर लिया। क्रांति के बाद फ्रांस के विरोध में यह चौथा गुट निर्मित हुआ था। ये जो गुट बना था, फ्रांस के अगल बगल वाले देश जो गुट बनाए थे, पहला गुट नहीं था, ये चौथी बार गुट बना था फ्रांस के विरुद्ध में। नेपोलियन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और एक बड़ी सेना का निर्माण किया। नेपोलियन हार मानने वाला तो था नहीं, जिद्दी किस्म का आदमी था, उसको कोई मतलब नहीं था, जितना गुट बनाना है बनाते रहो, वो अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। तो फिर क्या किया, एक बड़ा सेना तैयार करने लगा इस सबसे लड़ने के लिए। 1813 ईस्वी में ईस्टर्न के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया। तो जो 1813 में ईस्टर्न में युद्ध हुआ उसमें वो ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। और यह जो युद्ध लड़ा, इसमें जो मतलब विजय प्राप्त हुआ नेपोलियन को, यह एक तरह से उसका अंतिम जो है प्रमुख विजय था।
ऑस्ट्रिया की पराजय से मित्र देशों यानी कि चतुर्थ गुट की सेना ने सबक लेकर नवीन रणनीति बनाई। अब जो मित्र देश थे, जो एक तरफ से गुट बनाए हुए थे नेपोलियन या फ्रांस के विरुद्ध में, तो उनको अब सबक मिला कि देखो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ नया जो है इसमें रणनीति लगाना पड़ेगा। तो जिसके तहत जो है मित्र देशों ने फ्रांस को चारों ओर से घेरने, सॉरी यहाँ पे फेरने नहीं घेरने होगा, घेरने की नीति बनाई, जबकि नेपोलियन ने इनको अलग अलग पराजित करने की नीति बनाई। अब वो जो मित्र राष्ट्र थे वो चारों तरफ, ऐसे भी आप मैप में उठा करके देखोगे तो एक तरफ इंग्लैंड है, ऊपर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रसिया, प्रसिया, ठीक है, इधर स्वीडन, तो सब चारों तरफ से, तो चारों तरफ से सोचा एक साथ हम लोग मिल के अटैक करेंगे तब जाके इसका हम लोग कुछ बिगाड़ पाएंगे, ऐसे तो इसका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। नेपोलियन क्या डिसाइड करता है, हम सबको अकेले अकेले मतलब एक एक करके हराएंगे, पहले ऑस्ट्रिया को हराएंगे या पहले रसिया को, वो नेपोलियन डिसाइड करता। लेकिन नेपोलियन जो डिसाइड किया कि सबको अलग अलग हराएंगे, वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग सब कोई मिल के एक ही साथ अटैक करेंगे। अब क्या होता है कि 16 से 19 अक्टूबर 1813 ईस्वी के मध्य में हुए लिप्जिक के युद्ध, यहाँ पे लिप्जिक होगा, लिप्जिक के युद्ध यानी कि राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन की करारी हार हुई, यानी कि ये जो हार हुआ, ये जो युद्ध हुआ इसमें नेपोलियन बहुत बुरी तरह से हार गया। इससे जो है नेपोलियन के सैन्य शक्ति और विशाल साम्राज्य जो है पूरा टूट गया, यानी कि छिन्न भिन्न हो गया। 1 मार्च 1814 को ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा ने मिलकर सोमेट की संधि की, यानी कि ये जो इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया और प्रसिया, ये चारों आपस में संधि करता है, एक पैक्ट पे साइन करता है। उस पैक्ट में क्या रहता है, इसके तहत रहता है कि जो मित्र देश में सामूहिक सदगति मतलब सहमति बनी है, तो नेपोलियन जब तक पूरी तरह से हार नहीं जाता है तब तक हम लोग युद्ध जारी रखेंगे। ये जो मित्र राष्ट्र जो पैक्ट पे साइन करते हैं, इस पैक्ट पे, और एवं उससे कोई भी समझौता समूह रूप में होगा, न कि अलग अलग। और लगभग सभी उत्तर यूरोपीय देशों ने घोषित रूप से महाद्वीपीय प्रणाली त्याग कर दी। तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि जब भी हम लोग मतलब अटैक करेंगे, जब तक नेपोलियन पूरी तरह से हारेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पहला बात। और दूसरा बात कि नेपोलियन से कोई भी अकेले मतलब कोई भी अकेले समझौता नहीं करेगा, जब भी समझौता होगा सब मिल के करेगा, यानी कि वे लोग अब एक तरह से यूनाइट हो चुके थे। नेपोलियन जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था, महाद्वीपीय व्यवस्था, तो उसका भी अब एक तरह से फेलियर हो रहा था। ऊपर में जो भी नॉर्थ वाले जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्री थे वो अब महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में जो है इंग्लैंड की सेना को स्पेन में निरंतर सफलता मिलती चली गई और वह स्पेन के मार्ग से दक्षिण फ्रांस पहुंच चुका। ठीक है, तो जब आप मैप देखिएगा तो उसमें जो इंग्लैंड है वो लेफ्ट साइड में फ्रांस के, तो वो उधर से स्पेन में जाता है और स्पेन से घुस करके जो है फ्रांस के निचला जो पोर्शन है साउथ फ्रांस, वहां तक पहुंच जाता है स्पेन के थ्रू। अतः नेपोलियन जो था अब वो चारों तरफ से घिर चुका था। मार्च 1814 में लाओ के युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन ने मित्र देशों के साथ संधि करता है, ठीक है, जिसके अनुसार उसने फ्रांस की सत्ता से सभी अधिकार त्याग दिए। तो 1814 में जो है लाओ के युद्ध में नेपोलियन फाइनली परास्त होता है, हार जाता है, और उसके बाद एक पैक्ट पे मतलब साइन करता है, संधि करता है, जिसके तहत जो है नेपोलियन अपना जो भी राइट था, जो भी पावर था, सब अब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नेपोलियन को एक दूसरे द्वीप पे, दूसरे आइलैंड, एल्बा आइलैंड पे भेज दिया गया। वहाँ का मतलब उसको शासक बना दिया गया। छोटे से आइलैंड पे बोला गया जाओ तुम वहाँ खुश रहो और पूरे यूरोप को खुश रहने दो, जहाँ उसको 20 लाख फ्रैंक जो है प्रति वर्ष एक तरह से वेतन दिया जाना निश्चित हुआ। नेपोलियन को एल्बा भेजने के बाद यूरोप की समस्याओं एवं फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था को सुधारने के लिए 1814 में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके बारे में हम लोग पूरा नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एक सम्मेलन हुआ जहाँ पे सब मित्र देश जो आए मिल बांट के जो है फ्रांस को एक तरह से खाएं, जो भी मतलब फ्रांस इकट्ठा करा था इतना साल में नेपोलियन, सब फिर से वापस ले लिए वे लोग। उसके बाद क्या होता है, फ्रांस में लुई 18 को फिर से शासक बना करके पुनः बुर्बो वंश की स्थापना की गई एवं फ्रांस की भौगोलिक सीमाएं 1792 के समान रखी गई। यानी कि 1792 में जो फ्रांस का जो भी सीमा था, जो भी उसका बाउंड्री था, उसके अलावा जितना था सब हड़प लिया गया और वहां तक उसको छोड़ दिया गया। इस अवधि में मतलब इस ड्यूरेशन में क्या होता है, नेपोलियन का शासन एलिया में 10 माह तक चला, लेकिन इसी काल में फ्रांस में व्याप्त अव्यवस्था एवं लुई शासन से नागरिकों में निराशा छाई हुई थी। तो नेपोलियन वहाँ अपना शासन चला रहा था ठीक ठाक। फ्रांस में क्या होता है, फिर से अराजकता आ जाता है, इंसर्जेंसी आ जाता है, लोग नाराज हो जाते हैं। लुई 18 जो था
उसके शासन व्यवस्था से लोग बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं। अब जो है नेपोलियन समझ लिया था कि फ्रांस को फिर से उसका ज़रूरत है। पहली बार समझा था जब वो मिस्र अभियान पे गया था, तो लौट के आया और डायरेक्टरी को हटा करके प्रथम कौंसल इस्टेब्लिश किया, पावर ले लिया। फिर नेपोलियन सोचता है कि यही मौका है, चलो निकल लेते हैं, जाके फिर से पावर ले लेते हैं। अतः उसने 10 माह बाद फ्रांस में प्रवेश किया। उसके आगमन पर फ्रांसीसी जनता ने उसका जोरदार स्वागत किया। जैसे पहली बार आया था उस टाइम भी स्वागत हुआ था, इस बार भी आया, इस बार भी स्वागत हुआ, लेकिन इस बार नेपोलियन का काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। सैकड़ों युवा क्या किए, उसकी सेना में भर्ती होने लगे। नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। अब जो है वियना जो सम्मेलन हुआ था उसके मेंबर्स में एक तरह से खलबली मच गया। नेपोलियन के पुनः सम्राट बनने की खबर वियना पहुंची तो मित्र राष्ट्रों ने मतभेद को भुलाकर एक बार फिर गुट बनाकर नेपोलियन से मुकाबला करने की योजना बनाई। उन लोगों में सम्मेलन जब हुआ था ना, तो एक तरह से हिंसा के लिए लोगों में मतभेद हो गया, जो भी कंट्रीज थे। लेकिन जब फिर नेपोलियन आ गया तो फिर वे लोग सारा मतभेद को भूल गया और बोला कि नहीं, अब डू और डाई वाला सिचुएशन है, फिर इसको जब तक मारो नहीं तब तक कुछ सोचना नहीं है। तो मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रसा के ब्लूखर के नेतृत्व में सेना गठित की। यानी कि जो वेलिंगटन का ड्यूक था और जो ब्लूखर था प्रसिया का, उसके एक तरह से अंडर में, उसके नेतृत्व में सेना का गठन होता है। 18 जून 1815 को नेपोलियन और जो मित्र देश थे, यानी कि जो भी फ्रेंडली कंट्री जो उधर अपने में बनाए हुए थे एक तरह से, उनके सेना का सामना वाटरलू के मैदान में होता है। पहले तो मतलब मित्र राष्ट्रों का हालत खराब होते रहता है, लेकिन जब ब्लूखर जो है टाइमली उस युद्ध में आ जाता है, एक तरह से परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री मारता है और नेपोलियन को हरा देता है। यानी कि मित्र देश तो हारते रहते हैं, तो उनको हारने से भी बचाता है और अंततः युद्ध में क्या हो जाता है, उनका जीत हो जाता है। युद्ध में हार के बाद जो है अब नेपोलियन को नहीं, इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसको अब बंदी बना लिया जाए। तो नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। उसके बाद लगभग वह 100 दिनों तक दूसरी बार फ्रांस का सम्राट रहा था। उसे अटलांटिक महासागर के वीरान द्वीप सेंट हेलेना में भेज दिया गया, जहां निरंतर अवसाद और एकाकीपन से जूझते हुए 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। अब इतना बड़ा सम्राट, उसको शांति से रहने का तो आदत ही खत्म हो गया था, उसको भेज दिया गया अकेले एक सेंट हेलेना द्वीप पे। वहाँ उसके लिए सरवाइव करना बिल्कुल भी मुश्किल था। वहाँ गया, अकेले रहता था, पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसका मृत्यु हो गया। कब? 5 मई 1821 को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन के डाउनफॉल का कारण क्या क्या था, आखिर नेपोलियन में कौन कौन सा कमी था जिसके कारण उसका विनाश हुआ, उसका पतन हो गया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।